नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों में थोड़ा गहरे उतरते हैं। एक ऐसी घटना जिसने ब्रिटिश हुकूमत की, आप कह सकते हैं, नींव हिला दी थी, सैंडर्स हत्याकांड। जी। हमारे पास उस दौर की कुछ दस्तावेज और वर्णन हैं, और हमारा इरादा है कि इनके जरिए हम सिर्फ ये न देखें कि क्या हुआ, बल्कि क्यों हुआ, माहौल क्या था, किरदारों की सोच क्या थी, और इस एक कदम का असर कितना दूर तक गया। हाँ। ये सिर्फ एक बदले की कहानी नहीं लगती है ना, ये शायद उस आग की कहानी है जिसने आज़ादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी। बिल्कुल। और इस घटना को सही मायने में समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, 1928 के लाहौर में। 1928 लाहौर। हाँ, याद कीजिए, वो साइमन कमीशन का दौर था। हाँ, साइमन गो बैक वाले नारे। वही। पूरे भारत में जबरदस्त विरोध हो रहा था, क्योंकि कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, पर फैसला भारत का होना था। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ गुस्सा उबल रहा था, और लाहौर तो इसका एक बड़ा सेंटर था। सैंडर्स कांड वो इसी गुस्से की जमीन पर हुआ था। तो चलिए उस दिन पर चलते हैं। 30 अक्टूबर 1928, लाहौर की सड़कें। जी। जानकारी यही बताती है कि हजारों लोग सड़कों पर थे। नारे गूंज रहे थे, साइमन वापस जाओ। हाँ। और इस जुलूस को लीड कर रहे थे पंजाब के शेर लाला लाजपत राय। बहुत बड़ा नाम था उस वक्त। बहुत बड़ा कद्दावर नेता थे। उनकी एक आवाज पर लोग जमा हो जाते थे, लेकिन अंग्रेज अधिकारी इसे रोकना चाहते थे, कुचलना चाहते थे शायद। हाँ बिल्कुल। उन्होंने भीड़ पर लाठी चार्ज का हुक्म दे दिया, और ये कोई मामूली लाठी चार्ज नहीं था। जो वर्णन मिलते हैं वो बताते हैं कि ये बहुत बर्बर हमला था। पुलिस ने निहत्थे लोगों पर, खासकर लालाजी और उनके साथियों पर, बेरहमी से लाठियां बरसाईं। और उसी में लालाजी। हाँ, उसी लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके सीने और सिर पर गहरी चोटें आईं। और वो चोटें जानलेवा साबित हुई। जी। कुछ ही हफ्तों बाद 17 नवंबर 1928 को लालाजी नहीं रहे। किसी ने शायद लिखा था कि ये सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं थी, ये पूरे हिंदुस्तान के आत्मसम्मान पर चोट थी। बहुत सही कहा। ये खबर फैली तो जैसे पूरे देश में बिजली दौड़ गई। दुख तो था, पर उससे कहीं ज्यादा गुस्सा था, खासकर नौजवानों में। हाँ, ये गुस्सा फिर नफरत में बदला होगा। बिल्कुल। अंग्रेजी शासन के प्रति नफरत की आग में जैसे घी पड़ गया। खास तौर पर जो क्रांतिकारी संगठन थे, जैसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA। भगत सिंह वाला ग्रुप। जी, भगत सिंह, आजाद, सुखदेव, राजगुरु, जो पहले से ही मानते थे कि आज़ादी हथियार उठाकर ही मिलेगी, उनके लिए तो ये घटना एक ट्रिगर पॉइंट बन गई, जैसे कार्रवाई का बिगुल बज गया हो। तो जाहिर है लालाजी की मौत के बाद इन युवा क्रांतिकारियों के बीच मीटिंग्स हुई होंगी, बदला लेने की बात उठी होगी। बिल्कुल। उनके लिए ये व्यक्तिगत अपमान भी था, राष्ट्रीय अपमान भी। जो जानकारी है उससे पता चलता है कि उन्होंने कसम खाई कि लालाजी की मौत का बदला लेना है, और जल्दी लेना है। ये सिर्फ जोश की बात नहीं थी, बाकायदा प्लान बना। हाँ, HSRA की मीटिंग्स हुई, योजना बनने लगी। उनका मानना था कि ऐसे जुल्म का जवाब उसी की भाषा में देना जरूरी है। अच्छा, यहाँ एक दिलचस्प बात है। सुना है कि उनका असली निशाना कोई और था। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जानकारी यही है कि उनका असली निशाना पुलिस सुपरिंटेंडेंट जेम्स A. स्कॉट था। स्कॉट क्यों? क्रांतिकारियों का मानना था कि स्कॉट ही वो अफसर था जिसने लाठीचार्ज का हुक्म दिया था, तो लालाजी की मौत का सीधा जिम्मेदार वही था। तो प्लान स्कॉट को मारने का था। जी हाँ। उन्होंने स्कॉट पर नजर रखनी शुरू की, उसके आने जाने का समय, रास्ता सब पता किया। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। क्या हुआ? 17 दिसंबर 1928, जिस दिन एक्शन लेना था, उस दिन पहचानने में एक भूल हो गई। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है। इतनी बड़ी प्लानिंग में पहचान की भूल, कैसे, क्या जल्दीबाजी थी? स्रोत इस पर बहुत साफ नहीं बताते, लेकिन अंदाजा ही लगा सकते हैं। हो सकता है उस दिन स्कॉट की जगह असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जॉन पी सैंडर्स, ASP सैंडर्स। हाँ, जॉन पी सैंडर्स उसी वक्त पुलिस मुख्यालय से बाहर निकला हो। शायद दोनों की कद काठी मिलती हो, या वर्दी एक जैसी हो, या फिर बस उस तनाव के पल में चूक हो गई। वजह जो भी हो, निशाना बदल गया। स्कॉट की जगह सैंडर्स। बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि स्कॉट बच गया और सैंडर्स उनके निशाने पर आ गया।
और फिर वो हुआ जिसने इतिहास बदला। 17 दिसंबर 1928, लाहौर पुलिस मुख्यालय के बाहर। हाँ, योजना के मुताबिक भगत सिंह और राजगुरु मेन गेट के पास थे और आजाद? चंद्रशेखर आजाद पास के डीएवी कॉलेज के गेट के पास साइकिलों के साथ तैयार थे, कवर देने के लिए और भागने में मदद के लिए। जैसे ही जॉन पी सैंडर्स अपनी मोटरसाइकिल पर हेडक्वार्टर से बाहर निकला, तभी राजगुरु ने पिस्टल से पहली गोली चलाई। गोली सीधे सैंडर्स को लगी, वो मोटरसाइकिल से गिर गया। और फिर भगत सिंह ने? हाँ, ये पक्का करने के लिए कि वो बच ना पाए, भगत सिंह ने अपनी ऑटोमेटिक पिस्टल से उस पर कई गोलियां दाग दी। सैंडर्स की मौके पर ही मौत हो गई। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ होगा? हाँ, आसपास लोग एकदम सन्न रह गए। हाँ, गोलियों की आवाज सुनकर एक हेड कांस्टेबल था चनन सिंह, वो क्रांतिकारियों के पीछे भागा। ओहो। हाँ, चनन सिंह ने पीछा करने की कोशिश की। कुछ कहते हैं कि आजाद ने उसे चेतावनी दी, पर वो नहीं माना, तो आजाद को गोली चलानी पड़ी। क्या वो मारा गया? इस पर अलग अलग बातें हैं। कुछ कहते हैं मारा गया, कुछ कहते हैं घायल हुआ, पर मुख्य निशाना सैंडर्स मारा जा चुका था। और उसके तुरंत बाद प्लान के मुताबिक फरार। बिल्कुल। भगत सिंह, राजगुरु, आजाद तीनों फौरन साइकिलों पर बैठे और तय रास्तों से निकल भागे। लाहौर शहर में ही अलग अलग सेफ हाउस में छिप गए। और अगले दिन पोस्टर? हाँ, ये भी गजब था। अगले दिन शहर में जगह जगह पोस्टर लगे थे जिसमें एचएसआरए ने हत्या की जिम्मेदारी ली, बाकायदा ऐलान करके। हाँ, और कहा कि ये लाला लाजपत राय की शहादत का बदला है। एक ब्रिटिश पुलिस अफसर की दिन दहाड़े हत्या, और फिर हत्यारे खुद पोस्टर लगा रहे हैं। अंग्रेज सरकार के लिए तो ये बहुत बड़ा झटका रहा होगा। जबरदस्त। ये सीधे सीधे ब्रिटिश राज की सत्ता को चुनौती थी। पूरे लाहौर में दहशत फैल गई और खबर तो आग की तरह पूरे भारत में फैली। सरकार बौखला गई होगी। बिल्कुल। उन्होंने इसे नाम दिया लाहौर षड्यंत्र कांड, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। लाहौर षड्यंत्र कांड, नाम से ही लगता है कि वो इसे सिर्फ हत्या नहीं मान रहे थे। नहीं, वो इसे सरकार के खिलाफ एक सोची समझी साजिश मान रहे थे। और इसी केस के तहत फिर धरपकड़ शुरू हुई। गिरफ्तारियां, मुकदमेबाजी। हाँ, बड़े पैमाने पर कई क्रांतिकारियों और शक के दायरे में आने वालों को गिरफ्तार किया गया। भगत सिंह और राजगुरु तो शुरू में पकड़ में नहीं आए। वो तो बाद में असेंबली बम कांड के बाद पकड़े गए ना। हाँ जी हाँ। अप्रैल 1929 में दिल्ली असेंबली में बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने खुद गिरफ्तारी दी थी, और यहीं से फिर लाहौर षड्यंत्र कांड का मुकदमा तेजी से आगे बढ़ा। और अजीब बात यह है कि असेंबली बम कांड में तो उन्होंने किसी को मारा नहीं था। उनका मकसद तो बहरों को सुनाना था, जैसा उन्होंने कहा। हाँ, लेकिन सजा मिली सॉन्डर्स की हत्या के लिए। यही तो इस मामले की विडंबना कह लीजिए। असेंबली बम कांड के लिए उन्हें उम्र कैद हुई थी, लेकिन अंग्रेज सरकार असल में सॉन्डर्स की हत्या का बदला लेना चाहती थी। तो लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को सॉन्डर्स की हत्या का दोषी ठहराया गया और फांसी की सजा सुनाई गई। और 23 मार्च 1931। हाँ, 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। तो एक तरफ तो इस घटना का अंत हुआ 3 युवा जिंदगियों की शहादत से, लेकिन दूसरी तरफ इसका असर वो तो बहुत बड़ा था। शायद बहुत बड़ा। निश्चित रूप से इस साहसिक कदम ने, या कुछ लोग शायद दुस्साहसिक कहें, भारत के नौजवानों में जैसे बिजली भर दी। हीरो बन गए वो लोग रातों रात। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव करोड़ों भारतीयों के, खासकर युवाओं के आदर्श बन गए। उनकी बहादुरी, उनका बलिदान, उनकी निडरता के किस्से गली गली में थे। हाँ। इसने स्वतंत्रता संग्राम में जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की धारा थी, उसे जबरदस्त ताकत दी। मतलब इसने आजादी की लड़ाई के तरीकों पर बहस भी छेड़ दी। गांधी जी का अहिंसक रास्ता और ये हिंसक प्रतिरोध का रास्ता। हाँ, ये घटना, फिर भगत सिंह और साथियों का मुकदमा, उनकी फांसी, इसने पूरे देश को झकझोरा। सवाल खड़े किए कि आजादी कैसे मिलेगी, सिर्फ अहिंसा से या जुल्म का जवाब हथियार से देना होगा। एचएसआरए का मैसेज तो साफ था। बिल्कुल। अन्याय सहना नहीं है, उसका जवाब देना है, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और इस भावना ने, इस जज्बे ने अनगिनत युवाओं को प्रेरित किया देश के लिए कुछ करने, बलिदान देने के लिए। तो हमने देखा कि कैसे लाला लाजपत राय की शहादत का गुस्सा सैंडर्स हत्याकांड की वजह बना, कैसे योजना बनी, कैसे वो पहचानने वाली चूक हुई, और कैसे भगत सिंह, राजगुरु, आजाद ने इसे अंजाम दिया। फिर देखा कि कैसे इसने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाया, कैसे लाहौर षड्यंत्र कांड नाम पड़ा, और कैसे यही घटना इन क्रांतिकारियों की फांसी का कारण बनी। लेकिन साथ ही
इसने आज़ादी की लड़ाई में एक नई जान फूंक दी। जी।